नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात ये जो रूस और यूक्रेन के बीच, जी हां, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसको अब 18 महीने से ज्यादा हो चला है। 18 महीने तबाही, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी अब ना यूक्रेन के लिए और ना ही पूरे विश्व के लिए कोई नई बात। लेकिन जो पिछले 3 दिनों से रूस यूक्रेन पर हर मिनट, एंड व्हेन आई से आई मीन इट, एवरी मिनट क्रूज मिसाइलें दाग रहा है, उसका असर अब हिंदुस्तान पे, उसका असर अब आप पे और हम पे पड़ने लगा है। मैं बताऊंगा कैसे। वो आपकी और हमारी थाली पे, जी हां, अन्न पर, अनाज पर उसका असर पड़ने लगा है। यह कोई पहली बार नहीं दर्शकों कि जंग का असर अनाज पर पड़े, लेकिन अब इसका सीधा असर विश्वव्यापी हो चला है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं। रूस यूक्रेन पर मिसाइल तो दाग रहा है, लेकिन उसका असर यहां भारत में भी अब महसूस होने लगा है। भारत को कई कड़े निर्णय लेने पड़े हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए, 2 टूक लिए। भारत ने चावलों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जी हां, अब भारत से चावल का एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता और यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व में, इन द वर्ल्ड, चावलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत अब चावल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इससे पूरे विश्व में पैनिक जैसी सिचुएशन, पैनिक का माहौल हो गया है। हर देश परेशान है। कहा जा रहा है कि भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ साथ जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, यानी जीने के लिए जो पैसे चाहिए, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इन सब से निपटने के लिए भारत का क्या व्यू है, क्या सोच है और उसका विश्व पर क्या असर पड़ेगा, आज बात करेंगे इस पे। लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत जाननी होगी कि इसका ये जो दिक्कत है, ये कहां से शुरू हुई। इस सप्ताह की शुरुआत रूस ने यूक्रेन पर अपने वार को और बढ़ा दिया। रूस के ओडेसा के बंदरगाह पे दनादन मिसाइल दागी गई, रूस ने यूक्रेन में दागी, और उसके लिए एक जवाबी कार्रवाई। समझिए, यूक्रेन ने जब रूस पे वार किया तो फिर रूस ने उस पर जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने, आप समझ रहे हैं, जब जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें जो ब्रिज उड़ा, उसके चलते अब ये सब दिक्कत हो रही है। क्योंकि यूक्रेन ने क्या किया था दर्शकों, ये आपको समझने की जरूरत है कि यूक्रेन ने क्या किया था। क्योंकि यूक्रेन ने जब रूस पे वार किया था तो उस ब्रिज को उड़ा दिया था, जिस ब्रिज का नाम कर्च ब्रिज है, और वो ब्रिज है जो कि क्रीमिया को मेनलैंड चाइना से जोड़ता है। तो पुतिन से रहा नहीं गया, तो पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई ऐसी की कि यूक्रेन त्राहिमाम करने लगा। हालांकि यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पुतिन ने तो साफ कर दिया था कि वो जानते हैं कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की है। पुतिन के ये बोलते ही मिसाइल पर मिसाइल दागे जाने लगी, हर चीज को तहस नहस कर दिया गया, यहां तक कि खाने, जी हां, अन्न और अनाज के भंडारे को भी, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपसे कहता हूं अन्न और अनाज का भंडारा, तो 60,000 टन, सोचिए क्या कह रहा हूं, 60,000 टन अनाज बर्बाद हो गया। कई पियर्स, कई टर्मिनल्स तोड़ दिए गए, और फिर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका सीधा असर पड़ने लगा। उनको लगने लगा, देखिए न जाने क्या हो गया, गेहूं की कीमतों में 7% का इजाफा हो गया, जो कि इस साल की फरवरी में सबसे बड़ा उछाल देखने लगा। लेकिन क्यों मार्केट में पैनिक क्यों आया? सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो पिछले 18 महीनों से चल रही है, तो फिर अब क्यों अंतर्राष्ट्रीय मार्केटें परेशान है, क्यों कीमतों में ऐसा उछाल आ रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि रूस ने जो ग्रेन डील है उसे तोड़ दिया है, जो ब्लैक सी इनिशिएटिव है उसको बंद कर दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र की मदद से रूस और यूक्रेन के बीच
ये एक अलायंस, ये एक संधि कराई गई थी जिसके जरिए यूक्रेन को, विश्व को जो अनाज भेजना है वो इस ब्लैक सी के रास्ते जा सकता है। लेकिन पुतिन ने इस पर रोक लगा दी, कहा नॉट डन, क्योंकि पुतिन के अनुसार यूक्रेन अमेरिका की मदद से इस ब्लैक सी इनिशिएटिव का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चावलों और अनाज की जगह वेपन्स आ रहे हैं। तो अब यूक्रेन का कोई भी जहाज इस ब्लैक सी से नहीं जा सकता, जिसके चलते जो हालात पहले से ही खराब थे अब बद से बदतर हो गए। युद्ध से पहले रूस यूक्रेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा, रूस और यूक्रेन पूरे विश्व का ग्लोबली सप्लाई करने वाले सबसे दो बड़े देश थे अनाज के। और अगर आंकड़े देखेंगे तो दुनिया का 1/4 गेहूं एक्सपोर्ट यूक्रेन और रूस से होता है, और मक्का और जौ का 1/5 हिस्सा विश्व का रूस और यूक्रेन से होता है। लेकिन जंग के बाद यह सब बंद। तो जब आम सप्लायर, मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक चीज चाहिए, अगर वो आपका मेन दुकानदार, जिसे हम लोग परचूनिया कहते हैं देसी भाषा, उसके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे के पास जाए। कौन है रूस और यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा? भारत। इसलिए दुनिया ने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की सरकार को पहले भारतीयों के लिए सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी, हम विश्व की पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश है दर्शक, हमारी अपनी अपार जरूरत है। इसके चलते भारत ने चावलों के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब आपको समझ आ रहा है क्यों? पिछले साल भारत सरकार ने व्हीट यानी गेहूं एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था, जो कि आज तक लागू है। आपको मालूम था क्या इस बारे में? अगर नहीं तो जान लीजिए कि गेहूं भी बंद है और अब राइस भी एक्सपोर्ट बैन हो गया है। और इससे विश्व में खलबली मच गई है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। तो सोच लीजिए, जो देश सबसे बड़ा चावलों का एक्सपोर्टर है वो अब चावल नहीं भेजेगा। विश्व का 40% एक्सपोर्ट भारत से होता है। 140 देश भारत के चावल पर पूर्णतः निर्भर थे, और जितना चावल भारत अकेला एक्सपोर्ट करता है उतने कतार में खड़े अगले 4 देश नहीं कर पाते। कौन है ये 4 देश? थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका। जी हां, अमेरिका तक भारत की बराबरी नहीं कर सकता। तो समझ सकते हैं आप अब कि विश्व में हड़कंप क्यों मचा है, क्योंकि भारत जो विश्व का 40% चावल एक्सपोर्ट करता था अब नहीं करेगा। आपकी जानकारी बताती है, मैं आपके लिए बता दूं आपकी जानकारी, कि चावल हमने ओवरऑल ब्लैंकेट बैन नहीं किया है। कुछ तरीके के चावल हैं जिनको अभी भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो 2 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले चावल है हिंदुस्तान में, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। पहला है नॉन बासमती और दूसरा है जिसे कहते हैं टूटा हुआ चावल। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यह अचानक नहीं हुआ। इसीलिए जब आपसे 2 से 3 मिनट बाद मैं डिबेट करूंगा तो इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं क्या यह सही फॉरेन पॉलिसी है या यह गलत फॉरेन पॉलिसी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही समझते हुए, दूरंदेशी दिखाते हुए, भारतीयों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए राइस एक्सपोर्ट पे 20% टैक्स लगा दिया था। दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। लेकिन सवाल फिर भी यह खड़ा होता है कि बैन क्यों? तो उन सबको जो कि चाहते हैं कि भारत विश्व की मदद पहले करे और अपनी मदद बाद में, उनको समझना पड़ेगा भारत में भारी मांग है। भारी बारिश के चलते कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं दर्शकों। पिछले 1 साल में चावल की कीमतें, सिर्फ चावल की कीमतें 11% बढ़ चुकी हैं। पिछले 1 महीने में कीमतों में 1 महीने 30 दिन में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले भारतीयों की जरूरत पूरी करेगी भारत सरकार, या फिर विश्व को जाके बांटने लगी? और यह भी एक असलियत है कि यह जंग कहां जारी है, कितने समय तक जारी है, कैसे कैसे चलेगी, कितना बढ़ेगी, इसका जवाब तो मेजर गौरव आर्या, जनरल जीडी बख्शी और जनरल बिशंबर दयाल नहीं दे पाए अभी तक। तो मैं क्या दूंगा? जब भारत ने गेहूं पर बैन लगाया तो विश्व के कई बड़े बड़े देशों ने, दर्शकों ये अगले 30 सेकंड सुनिएगा, बहुत प्रेशर डाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ कह दिया, उस दबाव को सहा और चावल के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। और क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार ने चावल और गेहूं के अलावा इस बैन लिस्ट में और क्या क्या है?
अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता चलता हूं कि चीनी को भी, हां पूरी तरह बैन नहीं, लेकिन पिछले साल सितंबर में भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर कोटा लगा दिया था। यानी शुगर मिल्स को, जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, उनको सिर्फ 6.1 मिलियन टन ही एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई थी, कोटा, जो कि उन्होंने जुलाई तक ही पूरा कर लिया था। तो मान लीजिए अभी कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यह सब एक्सपोर्ट बैन किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतों की ओर इशारा करते हैं। मैं इसको झुटला नहीं रहा। भारत की दिक्कत, पश्चिमी देशों की दिक्कत, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसकी दिक्कत से कम है। लेकिन जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, यह असलियत है। टमाटर की लाली सिर चढ़कर बोल रही है। क्या मुझे यह आपको बताने की जरूरत है? पिछले महीने भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 4.8% हो गया है। यह पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। अब आप पूछेंगे, भाई, पूछता है भारत, यह रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो भाई, रिटेल इन्फ्लेशन होता है जरूरी चीजों की बढ़ती घटती कीमतों का भाव। असलियत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अब अछूता नहीं है। भारत इज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड। लेकिन भारत का हाल विश्व जैसे, मतलब विश्व के कई देशों जैसे बेहाल नहीं है। अमेरिका की हालत देखिए आप। रूस की मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं दर्शकों, अब पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रही है और खाद्य बाजारों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और भारत पे, क्योंकि आज भी हम एक किसान प्रधान देश हैं और यह हमको समझना पड़ेगा कि हमको कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करना है, कैसे अपना बचाव करना है। लेकिन यह बात साफ है कि पहले अपना बचाव, उसके बाद दूसरों की मदद। और यह बात भारत सरकार ने साफ कर दी है। लोग कह रहे हैं यह गलत है, मदद करो, करनी चाहिए, लेकिन क्या अपनी मदद पहले ना करें? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले अपनी मदद करेंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। इसी पे है आज पूछता है भारत। और मेरे साथ मेरा पूरा पैनल आ रहा है। अगर रिपोर्ट है गरिमा जी तो चला दीजिए। रूस यूक्रेन जंग को 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके अंजाम का पता नहीं है। यूक्रेन सीधे रूस की मिसाइल झेल रहा है तो दुनिया आर्थिक वार से झुलस रही है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। हालात ये हैं कि कई देशों ने महंगाई से निपटने के लिए अभी से बैकअप प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने नहीं पड़ने दिया। भारत ने दुनिया में बढ़ती महंगाई को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के इस फैसले से दुनिया में हाहाकार मचा है। दुनिया के 140 देशों में चावल का संकट बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक मार्केट में उथल पुथल मच सकती है। भारत ने इससे पहले गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी, साथ ही चीनी के निर्यात पर कोटा प्रणाली लागू कर दी थी, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिखा था। भारत ने अपने कड़े फैसलों से दुनिया को साफ संदेश दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता देशवासी ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन को जंग का रास्ता छोड़कर बातचीत के टेबल पर आने की पेशकश भी की थी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। उल्टा बीच बीच में दोनों देश एक दूसरे पर हमले तेज करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हित को देखते हुए दूरगामी फैसले करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि दुनिया के कई बड़े देश भारत के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई बढ़ रही है? आखिर क्यों रूस और यूक्रेन बातचीत की मेज पर नहीं आ रहे? क्या चावल बैन का फैसला भारत में महंगाई पर लगाम कसने का गेम चेंजर होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अनाज संकट दुनिया के लिए एटम बम साबित होगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ हैं मेजर गौरव आर्य, मेरे साथ हैं जनरल जीडी बख्शी साहब, मेरे साथ हैं दीपक वोरा जी, मेरे साथ डॉक्टर विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट और जनरल बिशंबर दयाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं सर। ये जो रूस और यूक्रेन की वॉर है, अब दुनिया समझना चाह रही है बस, मतलब इसका अंत कहां है? मेरे को जितना ध्यान है
रशियन साइड से बोला गया था कि अभी 1-1.5 साल और लगेगा तब खत्म करेंगे, लेकिन क्या सचमुच किसी को पता है मेजर साहब कि ये खत्म कब होने वाली है ये जंग? ऐश्वर्या, इसका सच्चा जवाब तो यही है कि मुझे नहीं पता, और दूसरा सच्चा जवाब यह है कि शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी तो हम में से काफी लोग ये कह रहे थे कि जंग तो होगी ही नहीं। ये तकरीबन 23 फरवरी पिछले साल शुरू हुई थी, तो हमने बोला साहब ये होगी नहीं, रशिया इन्वेड नहीं करेगा। अच्छा, रशिया ने इन्वेड कर लिया, फिर हम लोगों ने ये बोला, जिसमें शामिल मैं भी था, हम लोगों ने ये बोला कि साहब ये तो हफ्ते 10 दिन की बात है, निपट जाएगी। अब उसको 1.5 साल हो गया, तो किसी को नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने ग्रेन के बारे में बात करी, यूक्रेन वॉज वंस कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। अभी जंग की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हैं। ये आती है फौज में, जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें फूड हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें, दिस कम्स अंडर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये जो है इट इज वेरी वेरी सिवियरली इंपैक्टिंग द वर्ल्ड। तो इसमें ऐश्वर्या कहना बहुत मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में जंग जाएगी। इसमें और लोगों के भी, अब देखिए ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं, सर प्लीज। नेटो कंट्रीज ने पैसा पूरा दिया, हथियार पूरा दिया, लेकिन नेटो कंट्रीज ने रूस के खिलाफ फौजी एक नहीं उतारा। हाँ, उनके चुपचाप स्पेशल फोर्सेस दे आर जस्ट वेरी स्मार्ट। यस, दे आर स्मार्ट, यू आर जस्ट वेरी स्मार्ट। वो बहुत शाणे हैं। यू आर राइट, यू आर बहुत शाणे हैं। लेकिन सर हिंदू, मतलब हिंदी में एक कहावत है जनरल साहब, शाणों के लिए भी वो मैं ऑनर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखेंगे। लेकिन जनरल साहब, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का असर जो आपने बहुत पहले कहा था कि इसका एक वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट होगा, ऐश्वर्या, मुझे याद है जब शुरुआत में हम डिबेट कर रहे थे इस पे, अब जनरल साहब उसका असर दिखने लगा है, यहां तक कि आपकी और मेरी थाली तक उसका असर पहुंच गया है। आम जनता जो देख रही है उसकी थाली तक। सर, चावल भारत 40% एक्सपोर्ट करता था, इस जंग के चलते बंद करना पड़ा है, बंद करना पड़ा है, क्योंकि रशिया ने जो अभी यूक्रेन पे जो रिएक्ट किया उसके अटैक के, और ब्लैक सी जो पूरा मतलब इनिशिएटिव था उसको बंद कर दिया, तो पूरे विश्व पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है जनरल साहब। देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल बात ऐसी है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है अब एक निर्णायक दर्जे पे आ गया है। बड़ी देर से यूक्रेन एडवर्टाइज कर रहा था कि हम काउंटर ऑफेंसिव करेंगे, काउंटर ऑफेंसिव करेंगे। रशिया ने ट्रिपल लेयर डिफेंसेस बना दी हैं, 5-6 परत की डिफेंसेस बना दी हैं। यूक्रेन सर मार मार के थक गया है, कहीं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और ना ही अंदेशा है ब्रेक थ्रू का। इसके बरखिलाफ रूस का जो कोई काउंटर ऑफेंसिव है 1 लाख की फौज से, वो खार्किव के इलाके की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गया है। मेरा अंदाज है कि ये जो स्ट्रगल है अपने निर्णायक दौर पे अगस्त के बीच में या आखिर तक पहुंच जाएगी। दिस वे और दैट वे कुछ फैसला उभर कर निकल आना शुरू होगा, ये मेरा एस्टिमेट है। मैंने पिछले साल किताब लिखी थी सितंबर में, मैंने यही फोरकास्ट किया था। अभी तक मैं अपने फोरकास्ट पे कायम हूं। अब ये चीज कॉम्प्लिकेट इसलिए हुई है कि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया की ग्रैनरी है। जो वीट एक्सपोर्ट होता है उसका कोई, आप समझ लीजिए 50% तो ये दोनों देश मिलकर एक्सपोर्ट कर रहे थे पूरी दुनिया को। और खासकर जो कि गरीब मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर, खासकर सूडान, सोमालिया, अल्जीरिया इत्यादि इत्यादि, ये तो बिल्कुल ग्रेन टू माउथ शिपमेंट पे थे, जैसे कि हमारा हाल होता था 1971 के। अब जो है अभी बीच में एक ग्रेन एग्रीमेंट हो गया था कि साहब वो ओडेसा के पोर्ट से रूस ने अलाउ किया था ग्रेन, लेकिन उसने उस वक्त ये भी कहा था कि मुझे भी अपना ग्रेन एक्सपोर्ट करने दिया जाए। वो सैंक्शन बरकरार रखी नेटो ने। जो ज्यादातर ग्रेन गया ये अफ्रीका के देशों को नहीं गया, गरीब देशों को नहीं गया, यूरोप ने खरीद लिया था, ठीक है। तो अब चिढ़ के रूस ने बिल्कुल बंद कर दी है। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पे हमला किया, फिर मॉस्को पे ड्रोन अटैक हमला करने की दुस्साहस करी, तो उन्होंने कहा साहब लीजिए हम आपको बताते हैं मजा। उन्होंने ओडेसा को मार मार के वहां पे धज्जियां उड़ा दी हैं, ग्रेन टर्मिनल्स वहां पे ध्वस्त कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रेन पहुंचाना मुश्किल हो गया है।
यूक्रेन से तो आप बिल्कुल नहीं जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा जनरल साहब, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनरल साहब का लिंक जरा दोबारा जरा करेक्ट कर दीजिए। मेजर साहब, जनरल साहब माफी चाहता हूं, आपका लिंक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय सरदाना भी हैं। जनरल साहब, ही इज अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब आम भारतीय को इसका असर दिखने लगा है। पिछले एक महीने में चावल का जो प्राइस राइज है वो 3% हुआ है, 3%। और मैं पिछले एक साल की बात करूं तो 11%। तो भारत ने, क्योंकि भारत कई पॉलिसी मेकर्स हैं, भारत में भी मेजर साहब जो बोलते हैं कि नहीं दुनिया की मदद करो, सबसे पहले भेज दो। भारत सरकार ने कहा बॉस पहले हमारी अपार जरूरतें हैं, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें। तो सरदाना साहब उन्होंने कहा कि पहले हम अपना ध्यान रखेंगे, पहले हम अपने लोगों की जरूरतों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद देखें। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है। 140 करोड़ के देश को कोई दुनिया का बाजार नहीं खिला सकता सर। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, खासकर फूड सिक्योरिटी के मामले में जी, तो आपके यहां पे हालत बहुत ज्यादा खराब होंगी, पॉलिटिकल क्राइसिस होगा जी, दंगे होंगे और आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात को हमेशा मानना होगा कि हिंदुस्तान की जो डिमांड है, हम कोई आइलैंड कंट्री तो है नहीं कि 2, 4, 5 कंटेनर आए और सबको खाना मिल गया, या श्रीलंका नहीं है जहां 2 शिपलोड भेजे काम हो गया। 140 करोड़ लोगों को अगर आपको खाना खिलाना है तो दुनिया में इतना ट्रेड नहीं होता है कि अगर सारा भी भारत खरीद ले तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपने आप को सिक्योर करना ही होगा, करना ही होगा। दूसरी बात रही जो यूक्रेन को लेकर इतनी चर्चा हो रही है सर, यूक्रेन के मुद्दे पे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब उस समय भी उसी दिन मैंने कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप ने मरवा दिया। हकीकत बहुत सिंपल है, यूक्रेन को इस बात को, और कोई भी आपके यहां तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं स्ट्रेटेजिक जो देखते हैं, डिफेंस देखते हैं, जिस डेप्थ पे रशिया है और जो यूक्रेन की स्टेटस है रशिया के सामने, सर किसी भी हालत में यूक्रेन रशिया से जीत नहीं सकता। सिर्फ अब यह है कि यूक्रेन को, जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम लगा करेंगे, जी, तो उस यूक्रेन को तो चढ़ा दिया यूरोप ने गलत फहमी में कि हम तेरे साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, उसके बाद मेजर साहब आपके पास आ रहा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब एक आम हिंदुस्तानी बोल रहा है यूक्रेन को अमेरिका ने चढ़ाया, वो क्यों भुगते? अब हमारे हर एक, जो जनरल साहब ने, मेजर साहब ने साल 1.5 साल पहले कहा था कि भाई इसका विश्वव्यापी इंपैक्ट होगा, इसका इंपैक्ट इज गोइंग टू बी ग्लोबल। और चाहे हमारी हालत वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी बिल्कुल मतलब हाय तौबा नहीं मची है, भारत सरकार ने कंट्रोल किया है, लेकिन सर हम मतलब अछूते तो नहीं है, हो भी नहीं, इंपैक्ट तो आ रहा है हम पे। बिल्कुल आएगा। देखिए, कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्लोबल जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है कोविड के बाद, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जिस तरह से सप्लाई लाइन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुई है, एक सबसे बड़ा कारण वो था। दूसरा, जिस तरह से अभी भी अगर आप देखें जुलाई का महीना जो गया है सर, ये इतिहास में सबसे ज्यादा हीट वेव वाला या सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला बिल्कुल है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जी। अब आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम के लिए खास जलवायु की जरूरत होती है जी। अगर आपका एग्रीकल्चर में टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप अगर वीट के ऊपर जाएं, हाँ जी, अगर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अगर वीट प्रोडक्ट, जब सीड सेटिंग होता है, जब वीट का प्रोडक्शन होता है, जब वो बढ़ता है जी, तो इंपैक्ट 20 से 30% ईल्ड में आ जाता है। अगर 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो 30% ईल्ड आपकी कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सीड आपका श्रिंक होगा, सीड सेटिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं होगा। ये वो सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इसी तरह से आपका जो वाटर लेवल है, आपकी जो सॉइल में मॉइस्चर है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसेक्ट अटैक बढ़ता है। उसके अलावा आपका अनइवन रेनफॉल, फ्लडिंग हर जगह चल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं। आई टेक योर पॉइंट डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी सिस्टम है जो आई गेट योर पॉइंट डॉक्टर सरदाना। लेकिन मेजर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और जनरल साहब का लिंक दोबारा ठीक हो गया है, बट मेजर गौरव आर्य भाई, हमने तो लड़ाई की नहीं, अब हम अपना भी इंटरेस्ट ना देखें। अमेरिका ने यूक्रेन को चढ़ाया पहाड़ पे या फिर पेड़ पे, झाड़ पे चढ़ाया, चढ़ गया चने के झाड़ पे, वो लड़ा, उसका फायदा मतलब उसका नुकसान उसके नेता देखे। हमारे नेता कम से कम हमारा फायदा तो देखेंगे ना। हमने पिछले साल वीट का एक्सपोर्ट बैन किया, ये देखते हुए कि भाई हमारे भारतीयों के लिए क्या फायदेमंद है। अगर आज हम चावल का एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं तो क्या गलत है? क्योंकि कई भारत में बैठे एनालिस्ट ये कह रहे हैं, देखो भाई आज अगर भारत के पास है तो भारत को मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर कल भारत को जरूरत पड़ेगी तो भारत को देंगे।
भारत करेगा मदद, लेकिन मतलब पहले मतलब अपने आप को मदद करके ही तो करेगा ना मेजर साहब, कि अपने लोगों को भूखा मरने दे और बाहर भेजते रहे। देखिए ऐश्वर्या, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। आप जब भी एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और वो जो एयर होस्टेस है, जब वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देती है, सबसे पहले वो कहती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो सबसे पहले मास्क खुद पहनो, फिर आसपास लोगों की मदद करो। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप मदद करो फिर बाद में मास्क। देखिए ये काम भारत ने, जब वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत कर रहा था तभी भारत ने करा था। दुनिया भर को भारत ने वैक्सीन दी हैं, लेकिन जब भारत को ऐसा लगा कि खुद के लिए कम हो रही है तो भारत ने उसका एक्सपोर्ट रोक दिया। तो उसने डिप्लोमेसी भी करी और उसने एक्सपोर्ट रोका भी। मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं ऐश्वर्या कि देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसने वोट दिया है? यूक्रेन ने वोट नहीं दिया, रशिया ने वोट नहीं दिया, ना यूरोप ने वोट दिया, भारतवासियों को उन्होंने वोट दिया। तो सबसे पहले हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड राइटली सो, व्हाट ही इज डूइंग, आई एग्री विद हिम 100%, कि भाई उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले, भारत 140 करोड़ भारतवासी हैं, उनके लिए पड़ती है उनकी जिम्मेदारी, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भारतवासियों का पेट भर जाएगा, अगर हमारे पास कुछ बचेगा तो वील बी हैप्पी टू शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी भारत करता आया है मदद, लेकिन अपनी कॉस्ट पे किसी और की मदद करना, खुद भूखा रहना, किसी और को खाना खिलाना, ये गलत बात है। जिन लोगों ने जंग शुरू की मेजर, उन लोगों ने तो अपनी जनता के बारे में सोचा नहीं जनरल साहब, और ये चाहते हैं कि हम इनकी जंग के नुकसान को हम झेलें। भाई अगर भारत की ये काबिलियत है, जनरल जीरी बख्शी को भी ले आइए गरिमा जी, कि वो विश्व में 40% चावल सर मतलब एक्सपोर्ट करता है, तो ये हमारी काबिलियत है ना। ये हम देखेंगे कि हमें कितना मतलब एक्सपोर्ट करना है, कितना नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन को झाड़ पे चढ़ा के रूस से तो लड़वा दिया, अब जब उसका इंपैक्ट हो रहा है, रशिया ने सिर्फ एक इनिशिएटिव बंद किया है, ब्लैक सी इनिशिएटिव, कि उसके जहाज नहीं जाने दे रहे, तो हालत मतलब पूरे विश्व में त्राईमाम हो गया। इनकी लड़ाई और नुकसान भरे हम, ऐसा क्यों जनरल साहब? नहीं, बिल्कुल बिला शक इसमें कोई सवाल नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, दायित्व है, भारत की जनता वो अपना खाना खा सके, भरपेट खा के सो सके, ठीक है। और प्रायोरिटी भारत की जनता को जाती है, जब उससे बच जाता है तब हम औरों के साथ बांट सकते हैं, और हम बांटने को तैयार हैं। हमने तो फ्री में, जैसे कि अभी बताया गौरव ने, हमने तो फ्री में कोविड वैक्सीन बांटे हैं पूरी दुनिया भर में, जबकि बाकी लोगों ने, देशों ने मुनाफे कमाए उस टाइम पे। देखिए दुनिया को डबल वहमी लगी है। पहले कोविड ने दुनिया की इकोनॉमी चरमरा दी, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई साहब, उससे जो है आप देख रहे हैं कि आपका फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन, ये ऐसी ट्रिपल मार पड़ी है दुनिया की इकोनॉमी को कि सब जगह त्राहिमाम हो गया जी। अब सवाल यह है कि अभी तक भारत की एक इकोनॉमी है जो कि ठीक जा रही है, और हम जो है अभी तक काफी रिकवर कर चुके हैं, और सबसे बेस्ट रिकवरी हमारी जा रही है। 5th बड़ी इकोनॉमी हम बन गए हैं, बड़ी तेजी से 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, दुनिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फूड एक ऐसी सेंसिटिव चीज है, आपको याद होगा 1971 के पहले हम भी शिप टू माउथ थे। ये तो जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, इसने हमको वो PL 480 के त्राहिमाम से बचाया, और अब हम ना केवल सेल्फ सफिशिएंट है, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई है साहब कि आपने देखा है किस तरह बारिश पड़ रही है। आपका कैमरा आज आ नहीं पाया बारिश की वजह से, समझ रहा हूं। आपके खेत फ्लड हो गए हैं, आपकी क्रॉप्स बर्बाद हो रही हैं, ठीक है। आपकी वीट की क्रॉप को असर पड़ेगा, आपकी राइस की क्रॉप को जबरदस्त असर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे हालात में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी डिजिटल टीम से, जरा एक बार जो हमारी IT टीम है दोबारा जनरल साहब का फ्रेम चेक करेगी। मेरे साथ जनरल बिशंबर दयाल भी आ गए। जनरल साहब, अभी मैं मेजर साहब से यही पूछ रहा था, जवाब नहीं है, कि जब हम लोग ने पहली बार डिबेट की थी तो ये सबसे पहला सवाल था कि भाई ये जंग कब खत्म होगी। तो आप लोगों ने कहा था पता नहीं, लेकिन साल भर में हो सकती है। शुरुआत में कहा था 15-20 दिन में हो जाएगी, फिर लगा लंबी चलेगी, अभी कह रहे हैं और 1.5 साल चलेगी। अब इसका असर जनरल साहब, जब उस समय सोचा था कि विश्वव्यापी होगा, ग्लोबल होगा मेजर साहब, तो अब नाउ वी आर फीलिंग द इंपैक्ट। भारत को गेहूं के बाद अब चावल एक्सपोर्ट भी बंद करना पड़ा है। लोगों को लग रहा है ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है नहीं। विश्व का सबसे सर्वाधिक चावल एक्सपोर्ट करने वाला देश है भारत। 40% ऑफ द ग्लोबल राइस
भारत से एक्सपोर्ट होता है, हमने बंद किया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर सर। इसका इंपैक्ट अब ग्लोबल हो रहा है सर। ऐश्वर्या देखो, मैं बहुत शुरू से एक बात कह रहा था कि क्या जनरल? लड़ाई शुरू करना बहुत आसान काम है और कोई भी बता सकता है कि शायद लड़ाई होने वाली है, लेकिन जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो लड़ाई बंद करना आज की दुनिया में, खासकर जहां एक सुपर पावर इन्वॉल्व हो और जहां पे एक दूसरी तरफ एक सुपर पावर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो या पूरा का पूरा नाटो इनडायरेक्ट वॉरफेयर में हो, तो लड़ाई बंद होना बहुत लंबा है और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर रशिया का लड़ाई बंद करता है तो क्या नाटो उसकी सैंक्शंस हटा देगा, क्या अमेरिका क्या सैंक्शंस लिफ्ट कर देगा, उसके अपने इंपैक्ट है। और ये अनुमान था कि दुनिया में इंपैक्ट होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों बहुत बड़ी बाउल है फॉर यूरोप, फॉर ग्रेन बाउल है यूरोप और अफ्रीका के लिए, और भारत अपने आप में हुआ है। लेकिन हमारे लिए दो तीन चिंता के विषय भी है, बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो हमने ये अभी फैसला लिया है, मैं मानता हूं बिल्कुल कि सबसे पहले जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, वो सबसे एसेंशियल है और देश को, प्रधानमंत्री को, सरकार को, हर सरकार को इसकी जिम्मेवारी है, ये निभानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि क्या हमारी मतलब जो मेन क्रॉप राइस क्रॉप है जी, जो एक बड़ी इकोनॉमी का इतना बड़ा भाग है, क्या वो इस फ्लड में इतनी डिस्ट्रॉय होगी है, इस रेंज में इतनी डिस्ट्रॉय होगी है कि भाई हमें अपना जो आने वाला, आखिर एक्सपोर्ट से फार्मर को भी तो फायदा होता है ना। नहीं, जनरल साहब बात यह है, अगर आपको एक चीज लेनी है, मेजर साहब आपको एक चीज बहुत पसंद है जो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आपकी एक दुकान होगी जहां से आप लेते हैं, आपका एक सप्लायर होगा, अब वो सप्लायर की दुकान बंद हो जाती है जी, तो आप अगले बड़े सप्लायर के पास जाएंगे जी। ये जो सारे देश है जनरल साहब जिनकी आप बात कर रहे थे, रशिया और यूक्रेन मिला के एक चौथाई व्हीट और 1/5 हिस्सा ग्राम और बार्ले पूरे विश्व को सप्लाई करते थे। जब रशिया ने ये जो ब्लैक सी अकॉर्ड बंद किया, उसके बाद सारी मार्केट्स भारत की ओर देखने लगी। भारत ने कहा बॉस मेरे को पहले अपना संभालना है, आप कह रहे हैं भारत पहले अपना ना संभाले, आप तो फिर एक्सपोर्ट से जनरल साहब जी, जनरल साहब मेरी पूरी बात सुनिए, प्लीज बोलिए। मैंने कहा पहले अपनी सिक्योरिटी, फूड, हमारी फूड सिक्योरिटी भी देखनी है जी। दूसरा मैंने जो सब्जेक्ट कहा वो प्लीज, ये एक साल से दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्या हमारे फ्लड्स से जो असेसमेंट है हमारी, मतलब इतना लॉस हो गया, इंडिया का इतना लॉस हो गया क्या इस फ्लड्स और इस रेन से, कि हमारा राइस का जो प्रोडक्ट है, अभी तो प्रोडक्ट हुआ नहीं ना, अभी तो खेती खड़ी है भाई। तो दैट इज जस्ट प्रिकॉशन, दैट इज जस्ट प्रिकॉशन। बट इंडिया के जो फूड ग्रेन्स है उसमें 1 ईयर गारंटीड सिक्योरिटी है भाई, फूड ग्रेन होती है। हाँ, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दैट मीन्स आप कंप्लीटली इस क्रॉप को फेलियर मान रहे हो। क्या इस क्रॉप को फेलियर मान रहे हो आप? जो क्रॉप अभी लगी नहीं, अजय जनबख्शी तो कह रहे हैं वीट पे भी असर पड़ेगा इस रेंज का, ऐसी बारिशें, ऐसे वीट का एक्सपोर्ट तो सर पिछले साल से बंद है, मानता हूं, लेकिन और अगर ऐसा है तो व्हाट इंसेंटिव आर यू गिविंग टू? और शुगर के बारे में मैं आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं जनरल साहब, शुगर भी इस लाइन में जी। जनरल इसमें सारे स्टेट, सारी गवर्नमेंट, सारी मशीनरी इन्वॉल्व है। अगर एक साल से ये पता है कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो एक साल में क्यों नहीं प्रोडक्ट बढ़ाई, एक साल में क्यों नहीं रेंज? सर ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है चाइना की तरह कि डालो और प्रोडक्ट ज्यादा निकाल लो, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूं किसान मतलब गांव, राइट, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने आपसे एक बात समझो, राइट जनरल, जब एक चीज का पता है कि इसकी क्राइसिस है, जी जनरल, राइट जी, तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में क्यों एक एजेंडा के तौर पे लेते ना हर एक स्टेट की, भाई ये कमी है दुनिया में और हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। डॉक्टर साहब वांट्स टू काउंटर यू, डॉक्टर साहब वांट्स टू काउंटर यू, देन आई एम कमिंग बैक। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम आज भी कृषि प्रधान देश हैं, तो भाई इसमें क्रॉप में बढ़ाने में क्या मतलब कुछ ना कुछ तो आइडियाज लगाने। डॉक्टर साहब चाहिए था। डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर साहब, कहना बहुत आसान होता है, जनरल बख्शी आ रहा हूं सर। एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सरप्लस लैंड नहीं है, विच इज बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपको नई सीड वेराइटीज चाहिए, जो लगातार आपके यहां रिसर्च हो रहा है, जो किसानों तक जा रहा है, उसको नई वेराइटी लाने में 7 साल लगते हैं कम से कम। उसके बाद रहा आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, आप बढ़िया बीज दे दीजिए, बढ़िया खाद दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, टाइम पे बारिश नहीं हुई, कीड़ा लग गया, टेम्परेचर जहां आपका एवरेज 25 होना चाहिए वो 30 चल रहा है, 32 चल रहा है, आपके हाथ में नहीं है। और साहब जहां तक बात है कि क्या हमारी पूरी फसल खराब हो गई, आप एफसीआई का स्टॉक डेटा देखिए, इस समय जितना हमारा ऑफटेक एफसीआई से होता है पीडीएस के माध्यम से, अगर हम
पिछले 3 साल का अगर एवरेज देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते हमारे जो स्टॉक्स हैं दे विल बी इन ए वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो अगर हमने अभी प्रिवेंशन नहीं लिया तो 6 महीने बाद जितने लोग ये बोल रहे हैं कि भारत को एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए था, वो सब पेट भरे हुए लोग हैं, उनको नहीं पता फूड क्राइसिस क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगले 1 साल का फोरकास्टिंग लेके चले, क्योंकि क्लाइमेट इज अनसर्टेन, प्रोडक्टिविटी इज अनसर्टेन, और जो एफसीआई के स्टॉक्स हैं, अगर मैंने उसमें पूरा एनालिसिस किया है, जितना ऑफटेक पिछले 3 साल में हुआ है, अगर आप उसका एवरेज लेवल पे ऑफटेक उठाएंगे तो जहां आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन 40 मिलियन टन या 20 मिलियन टन अलग अलग लेवल पे होना चाहिए था, वो घट के उस लेवल पे आ जाएगा कि इलेक्शन आते आते जून जुलाई तक आपके यहां पे इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि देयर विल बी अनदर। वो एक अपने आप में, इसीलिए हमको अपना ध्यान रखना है मेजर साहब। लॉन्ग टर्म। एंड आर वी रॉन्ग इन डूइंग दैट? नो, आर वी रॉन्ग? क्या हम गलत है? मतलब क्या हम अपना ध्यान भी ना रखें पहले? आई थिंक मेजर साहब, मुझे ऐसा लगता है, विथ माई लिमिटेड नॉलेज ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी पॉलिसी होती है ना किसी, बाय नेचर इट हैज टू बी सेल्फिश। बाय नेचर इट हैज टू बी सेल्फिश। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। चाहे उसकी एडवर्टाइजिंग, चाहे हम उसकी मार्केटिंग किसी तरीके से भी करें, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स बाय मेकिंग योर ओन पीपल सफर। मोरालिटी एंड एथिक्स, यस। तो मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गलत काम करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने लोगों का पेट भर लें, और जब अपने लोगों का पेट भर जाएगा फिर हम आगे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे कि लैंड का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, लैंड तो उतना ही है। दूसरी चीज, टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, अगर इंसेक्ट्स का कुछ अटैक हो जाता है वो हमारे, तो इसमें वेरिएबल्स, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वॉर। मुझसे 2 बहुत सीनियर वेटरन्स बैठे हैं सामने, दोनों जनरल साहब हैं, मुझसे तो डेकेड सीनियर हैं, ये बताएंगे जैसे कि वॉर में वेरिएबल्स का पता नहीं रहता। वी आर नॉट टॉकिंग एज जनरल्स, आई एम टॉकिंग एज। देखो, मैं आप लोगों को, कभी किसी ने देखा था कि भाई करनाल के नीचे राइस होता हो? आज झज्जर में राइस हो रहा है, रोहतक के पास राइस हो रहा है। कैसी बात करते हो आप लोग कि भाई अगर 1 साल पहले भाई बुद्धिजीवी लोग क्या होते हैं, फार साइटेड लोग क्या होते हैं, वेल प्लान नेशंस क्या होते हैं? पिछले फरवरी मार्च से जब से पहली बार बैन लगा था, सबको पता था क्राइसिस ग्लोब में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लड़ाई जैसे बड़ी थी, हम तो ये कहने लग गए थे 1 महीने बाद कि सीरिया की तरह खिंचेगी, लंबी खिंचेगी, क्योंकि जब तक रशिया से सैंक्शंस नहीं हटेंगे वो लड़ता रहेगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं है। ही इज इन ए सिचुएशन जहां वो लड़ेगा, जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि देखो, मैं सारी बात मानता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं देश की फूड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मेरा मानना यह है कि क्या हमारी कैलकुलेशंस तो गलत नहीं है। मैं एक और फियर करूंगा, सब ऐसा तो नहीं है, हमारी प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली पता लगा 400 मिलियन टन होगी, और उसमें से कुछ बड़े बड़े लोगों ने राइस उस टाइम खरीद लिए, और बाद में यही लोग इसको इन्फ्लेशन के टाइम पे हाई करके ग्लोबल में एक्सपोर्ट। इसी को तो रोकने के लिए ये किया है सर। अरे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते भाई, आप आज ये रैकेट जो लोग चलाते हैं, ऐश्वर्या जी, रैकेट चलाते हो, ऐसे नहीं चलाते। वो क्रॉप को पिकअप करेंगे अक्टूबर में, जब आप डिबेट नहीं कर रहे होगे, और वो एक्सपोर्ट करेंगे जब जुलाई 2024 में, जब आप डिबेट नहीं कर रहे होगे, जब ये सब भूल भाल जाएंगे। वो ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे नहीं एक्ट करते। पर जनरल साहब, इसका एक मेरा अपना मानना यह है कि जनरल असेसमेंट में इफ द कंट्री फील्स कि भाई हमारे लोगों को इनसिक्योर, हमारी रिस्क में है, तो प्लीज डू इट, बैन एवरीथिंग। बट अगर हमारी फूड सिक्योरिटी इस लेवल पे रिस्क में नहीं है, बिकॉज हम लोग फार्मिंग के बहुत बड़ा, आपको समझना चाहिए, किसान को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, एक ही रियलिटी है, रिटेल इन्फ्लेशन 4.8%। अमेरिकन डिफेंस, पिछले महीने भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 4.8% हो गई थी, जो पिछले 3 महीने यानी 90 दिनों की, जनरल साहब एंड दीपक बोरा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, नाउ ही इज इन द स्टूडियो, फॉर्मर डिप्लोमेट, सबसे ज्यादा थी। सर, ये टमाटर की लाली के बारे में हम जो बात कर रहे थे, ये कोई भारत के लोगों के लिए ये कोई ऐसी चीज नहीं कि वो कनेक्ट ना कर पाए। हर एक दर्शक, एवरीवन, हर एक भारतीय कनेक्ट कर पाता है। टमाटर तो ऐसी चीज है सर, आप कुछ भी खाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी रहो, कोई भी सब्जी बनाओ, सांभर से लेके छोले तक सब में डलता है सर, पोहे से लेके और नॉनवेज तक सब में डलता है। समझ रहे आप मेरी बात? और जब उसका प्राइस 300-300 रुपए पहुंचा ना, तो लोगों को समझ आने लगा कि क्या है। सो इंडिया इज नॉट
जिसे कहते हैं कि हम भारत की जो इकोनॉमी है आज की तारीख में, ऐसा नहीं है कि मतलब अछूती है। हमारी हालत, दीपक बोरा जी, थोड़ी बेटर है, बाकी देशों से बहुत बेहतर है, बट हमें अभी सोचना पड़ेगा। और यह कहना कि बैन लगाना गलत है वीट और चावल पे, तो हम तो अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं दीपक बोरा जी। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। नहीं, आप लेट हो गए बारिश के चलते, जनरल जीरी बख्शी जी के पास कैमरा नहीं पहुंचा। प्लीज बोलिए बोरा साहब। मैं ये कहना चाहता था कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आते हो। यू वन ऑफ आवर बेस्ट बाय द वे, नॉट जस्ट योर चैनल बट यू योरसेल्फ। और आपके साथ जो विशेष मेहमान बैठे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्फ्लेशन के दो बेसिक कारण होते हैं सर, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। कि आपकी ज्यादा डिमांड है, आपकी प्रोडक्शन कम है, तो नेचुरली कीमतें बढ़ेंगी। चावल के एक्सपोर्ट पे जो हमने बैन लगाया, एब्सोल्युटली राइट, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि चावल का हम लोग काफी खाते हैं, विच वी कॉल, एम आई लुकिंग एट द राइट कैमरा? जी जी जी, प्लीज कैरी ऑन। अच्छी फोटो खींचना कैमरा सर, थैंक यू। टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए। तो मैं इतना कहना चाहता था कि जब आप जो उत्पादन है कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है, कीमतें बढ़ेंगी। सो राइस के ऊपर जो हमने बैन लगाया, नॉन बासमती राइस, वो इसलिए है कि सर उसको हम बहुत खाते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ओन पीपल। ये भी आप जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने, जब ये चीनी महामारी ने हम पर हमला किया था, तो काफी देर तक प्रधानमंत्री की जो योजना थी अन्न देने की, उसके अंतर्गत हमने सब्सिडाइज या फ्री में इनको फूड ग्रेन्स दिए थे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको बता देता हूं सर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं। भारत में, और मैं हल्के हल्के कहूंगा ताकि लोग समझ जाएं, भारत में आज औसत के तौर पर जो भारतवासी है, जिसकी एनुअल इनकम, मैं औसत की बात कर रहा हूं, एवरेज 2 लाख रुपए सालाना है, वो लगभग 40% खर्च करता है ऑन खाना, रोटी जी। 60%, 60% डिस्पोजेबल इनकम है। तो गाड़ियां खरीदेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, छुट्टियां बनाएगा, एटसेट्रा। दैट इज ड्राइविंग द इकोनॉमी। मकान बिक रहे हैं, ये हो रहा है। आपका एक पड़ोसी मुल्क है, नाम नहीं लूंगा, वो हमसे लड़ता रहा। अरे ले लीजिए नाम। अब आप नाउ यू आर नो मोर अ सर्विंग डिप्लोमेट, अभी वो आपकी आदत नहीं गई। ले लीजिए नाम। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो 90% वो खर्च करते हैं भोजन पर। दैट इज वाई द इकोनॉमी इज टैंकिंग। पैसा नहीं है टू स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स। सो ये डिसीजन जो हमने लिया है कि हम पहले भी ले चुके हैं, जब मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। जो मैंने देखा है, जब इस प्रकार की स्थिति होती है, हम प्रतिबंध लगाते हैं। कनाडा ने किया है वीट पर, यूएस ने किया है, बिकॉज पहली प्रायोरिटी किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपके अपने लोगों की होती है। तो सर्टनली बहस करने के लिए तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बट द रियलिटी इज कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी हैव प्रिवेंटेड पीपल कि वो गरीबी में कहीं वापस ना। वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख लीजिएगा जनरल साहब, पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ द चाइनीज महामारी रफली अबाउट 10% दुनिया की जो आबादी है, was pushed into poverty, except in India, sir. And I'm very proud as an Indian. देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट हूं कि अपनी फूड सिक्योरिटी 100% आई फुली एग्री विद देम, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अपनी फूड सिक्योरिटी मस्ट, फर्स्ट थिंग ऑफ सिक्योरिटी इज फूड सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल, जो मैं बोलना चाह रहा हूं ऐश्वर्या, वो ये है कि नॉन बासमती राइस, क्या इस साल में उसकी प्रोडक्शन कम होने की हमें उम्मीद है? जी हाँ। दुनिया, अच्छा, अगर उम्मीद है कम होने की, तो क्या वो जो फ्लडेड एरियाज हैं, क्या नॉन बासमती राइस हिमाचल में होता है? क्या नॉन बासमती राइस पंजाब में होता है? जी। क्या नॉन बासमती राइस हरियाणा में होता है? या नॉन बासमती राइस सदर्न स्टेट्स में ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है? नहीं सर, नॉन बासमती राइस। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, आप फिगर्स बता देंगे, ये ऐश्वर्या चेक कर लेगा। राइट। मेरा मानना यह है कि इतने फ्लड्स में कितनी मतलब हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है, वो भी हमारी अच्छी खबर नहीं है ना, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जब भारत का किसान अपने देश के लोगों के लिए नहीं, भारत भी एक आखिर एक्सपोर्ट जाता है तो भारत कमाता है ना। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मैं तो आपसे ये अगर मेरा तो मानना यह है कि भाई अगर मैं कहीं भी एग्रीकल्चर में मैं एक बात बोलूं, छोटी सी बात, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं, मैं अपनी गेस्ट टीम को बोल रहा हूं, जनरल विशंबर दयाल जी के साथ स्लैश लिखो, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑल्सो। अगली बार से नो एग्रीकल्चर नहीं, मैं बोल रहा हूं, मेरे को फंसाएगी नहीं।
अरे आई विल कम बेटर प्रिपेयर्ड जनरल साहब, बट मैं एक बात, यू आर राइट, बट मैं एक बात बता, होता है करनाल में बासमती राइस होता है, होने लगा है, यू आर राइट, पहले नहीं होता था, और आज झज्जर में पहले नहीं होता था, अरे भाई यू आर 100% राइट, पहले नहीं होता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आई एम गोइंग बैक टू द कोर इशू। साल पहले झज्जर में जब तक, बट आई एम गोइंग, बोलिए, मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं आई थी, झज्जर में तो चना भी नहीं होता था मेरे भाई, आज वहां बासमती राइस हो रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट, मेरा मानना यह है कि एक साल पहले जब लगा दुनिया में हाहाकार मचेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें बेटर प्रिपेयर होना चाहिए, पूरा यूज करना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन मैं वापस जा रहा हूं ग्राउंड जीरो पे। जनरल जीडी बख्शी, कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है जनरल साहब, माफी चाहता हूं, क्या करूं कोऑर्डिनेशन। मेजर साहब, आई एम गोइंग बैक टू द कोर इशू। एग्रीकल्चर इज स्टेट जंग का क्या करें, एग्रीकल्चर इज स्टेट, ये इस बिल्कुल है, और इस पर इस लड़ाई का क्या करें, ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक और, दिस वॉर इज नो सब्जेक्ट। जनरल साहब वापस आ रहा हूं, जनरल साहब बोलिए। फूड सिक्योरिटी के लिए जो भारत की जो संस्था बना रखी है वो प्रोक्योर करती है। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फूड गारंटेड फूड सिक्योरिटी है, उसके लिए मंडियों से सब कुछ उठाती है। ओके, उसके ऊपर जो बचता है वो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्या ऐसा है कि जो हमारी फूड गारंटेड फूड सिक्योरिटी थी, उससे कुछ डीलर्स ने ऑलरेडी मतलब माल उठा लिया? पॉइंट वो आपका एक सवाल है। ओके, पॉइंट टेकन सर, लेकिन मैं अब दोबारा अपने बेसिक इशू पे जा रहा हूं। मेजर गौरव, कमिंग टू यू, इस जंग का क्या करें? हाँ, जंग ये तो ना स्टेट सब्जेक्ट है, ना सेंट्रल सब्जेक्ट है, ना ये कंकरेंट लिस्ट में, इसका क्या करें? और किसी के पास जवाब नहीं है, ना आपके पास, ना जनरल के पास, और अब इसका इंपैक्ट हर एक हिंदुस्तानी की थाली तक पड़ने लगा। देखिए, मैं तो ऐश्वर्या ये कहूंगा कि इसका किसी को भी नहीं पता, ठीक है, सब लोग अपना एनालिसिस देते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी नोज व्हेन दिस वॉर इज गोइंग टू एंड। यूक्रेन हैज बिकम अ प्रॉक्सी फॉर द वेस्ट। ये नेटो कंट्रीज उसको पैसा दे रहे हैं, उसको वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन नेटो कंट्रीज अपने ना वहां पे सिपाही नहीं डाल रहे ग्राउंड पे कि तुम लड़ लो, ऑब्वियसली नॉट। और रूस बैकआउट नहीं करेगा। ये अभी स्टेलमेट की स्थिति है, इतना जा रहा है। अब मैं तो शहरों के नाम भूल गया यूक्रेन के, जो पहले मैंने याद करे थे, साल भर के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ये आया, ये गया, ठीक है, कानपुर, नागपुर, लखनऊ तक ठीक है, उसके आगे समझ में नहीं आता अपने। सो मैंने बोला छोड़ो इसको। नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हेन दिस वॉर विल एंड, बट जब तक ये लड़ाई खत्म होगी ना, लाइक जनरल दयाल वेरी राइटली सेड, इसके जो रिपल इफेक्ट हैं इस लड़ाई के, ये बहुत दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे और भारत को भी नुकसान पहुंचाएंगे। हम जितना अपने आप को सेव कर लें, जितना हम अपने आप को इंसुलेट कर लें इस लड़ाई से, मुझे लगता है ऐश्वर्या वही हम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ वही हम कर सकते हैं। और मैं माफी चाहता हूं जनरल जीडी बख्शी से, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मेरी टीम मुझे बता रही है लगातार। सर आपका वीडियो मुझे दिख रहा है, आई कैन सी योर हैंड गोइंग अप, बट जनरल साहब हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, सर ऑडियो नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी सर, मेरे पास इतना ही समय आज पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अप्रैल 2024, April 2024, समय कम है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठना है। आपको भी स्टेट का डेटा देखना है, आप तो थे उस डिबेट में, संजय जी नहीं थे।